gas. Now I'm adding quicklime in this, that is tuna, stirring it, now filtering it. Okay, to find out, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा पक्का, कहाँ पर हाइड्रोजन गैस. Another test tube I'm taking. Now check out, बेटा ध्यान से देखना, ये मेल्ट सा हो रहा है कुछ, और लास्ट में आपको प्रॉपर क्या मिलेगा, इस टाइप का ब्लैक मास. ए में जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एसिड. Hello dear students, welcome to your study platform Concept Corridor, a path that will lead you to the world of knowledge, and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to start the new chapter for class 8 science, that is chapter number 8, nature of matter, elements, compounds and mixtures. बेटा इससे पहले चैप्टर नंबर 7 है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, उस पर वन शॉट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. इन केस यू हैव मिस्ड इट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, पहले जाके उसको चेक कर लो एंड देन कम फॉर दिस चैप्टर. व्हाई इट इज सो? बेटा यहाँ पर हमें पढ़ना है नेचर ऑफ मैटर. अब नेचर आपको तब समझ में आएगा मैटर का जब आपको पता हो इन डिटेल दैट व्हाट इज मैटर, हाउ इट बिहेव्स. दैट्स व्हाई चैप्टर 7 इज मैंडेटरी बिफोर यू गो फॉर दिस चैप्टर नंबर 8. ठीक है, सो आई होप यू हैव सीन दैट वन शॉट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू फिनिश इट ऑफ इन वन शॉट. क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ विच आर गिवन अंडर प्रोब एंड पॉन्डर. These are the questions which are going to spark your curiosity and also will give you an idea that what all we are going to look for in this chapter. So question number 1. Which of the entities in the picture above consist of matter and which of them do not? कौन से पिक्चर की बात हो रही है? This is the picture. इसको देख के आपको बताना है that what all is matter and what is not. Again chapter number 7. अगर पढ़ा है तो यहाँ पे easily बता दोगे that what all is matter. In fact everything here, जो भी आपको दिख रहा है सब कुछ तो matter ही है. Why? Because matter is anything which is having mass and can occupy space. तो यहाँ पे जो भी चीज दिख रही है, all these kids, this football, books, bottle, bag, everything is having some mass and they are occupying a particular space in the surrounding. Got it? So these all things are matter. Now question is, what is not a matter? यहाँ पर कौन सी चीज ऐसी है जो matter नहीं है? अब बोलोगे मैम सब कुछ जो दिख रहा है वो तो matter ही दिख रहा है, यहाँ पे matter क्या नहीं है? बेटा this girl, she is speaking some words. Yes, the word she is speaking, that is not matter. यहाँ पे ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं तो कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा. दैट साउंड दैट इज नॉट मैटर बिकॉज साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो पार्टिकल से नहीं बनी हुई है. क्लियर? अब कभी आगे जाके पढ़ोगे. दिस गर्ल शी इज ईटिंग हर टिफिन एंड शी इज थिंकिंग समथिंग. हर थॉट्स दे आर नॉट मैटर. सो थॉट्स, इमोशंस, द वर्ड वी स्पीक, द साउंड वी हियर, these are not matter because these are not made up of particles. और जो चीज़ पार्टिकल से बनी नहीं है तो उसके पास कुछ मास ही नहीं होगा. यस, और फिर स्पेस भी वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकती. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स? अब बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट आर एलिमेंट्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड्स एंड देन हाउ दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द कंपाउंड्स. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस चैप्टर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. How could the discovery of compound that absorbs carbon dioxide from air contribute to solving environmental challenges? This question, one of the mandatory question that you will see in your examination. अब बोलोगे मैम चैप्टर तो अभी तक पढ़ाया भी नहीं, आप पहले ही बता रहे हो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. Yes, बेटा ये आएगा, किसी न किसी फॉर्म में पक्का आएगा. Why? बिकॉज जो आपके न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी है दैट इज फोकसिंग टू मच ऑन द इन्वायरमेंटल इश्यूज दैट वी आर फेसिंग नाउअडेज, और उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे उनको हम फिक्स कर सकते हैं, उस पर कई सारे आइडियाज दिए गए हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम. इस पर प्रॉपर एक्टिविटी पढ़नी है हमको आगे जाके. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. व्हाट आर मिक्सचर्स? चैप्टर का नाम क्या है? नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. अब इन सभी में से, तीनों में से, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में से मिक्सचर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत फेमिलियर जिससे आप हो. हम डेली लाइफ में बहुत सारे मिक्सचर्स देखते हैं. व्हाट आर मिक्सचर्स? जब हम दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर बन जाता है. सिंपल, दो ज़रूरी नहीं है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. येस, सो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड इन एनी रेशियो, इट इज कॉल्ड मिक्सचर. अब यहाँ पर व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड, ये तो ईजी है. एनी रेशियो का इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी रेशियो? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस पोहा. देखा होगा, ये पक्का खाया भी होगा. अब बेटा ये पोहा है, इसका कोई फिक्स्ड रेसिपी है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से बनता है, साउथ इंडिया में अलग तरीके से बनता है, इनफैक्ट हर घर में अलग तरीके से बनता है. यस, किसी को यहाँ पे ग्राउंडनट चाहिए होती हैं, किसी को नहीं चाहिए होती हैं, किसी को इसमें स्पाइसेस ज़्यादा चाहिए होती हैं, किसी को अगेन नहीं चाहिए होती हैं. क्लियर? सो इसको बनाने के लिए, इस मिक्सचर को बनाने के लिए देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो. इट डिपेंड्स ऑन टेस्ट. आप कोई चीज़ ज़्यादा कम कैसे भी डाल सकते हो. करेक्ट? सो दैट्स व्हाई व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो यू विल गेट अ मिक्सचर. क्लियर? नाउ ये मिक्सचर पोहा, ये मिक्सचर स्प्राउट सैलेड,
अब इस मिक्सचर को बनाने के लिए अलग अलग सब्सटेंसेस को यूज किया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग सब्सटेंसेस को यूज किया हुआ है। इन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है बेटा? दीज आर कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये वर्ड हम बार बार आगे बोलेंगे। कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं? कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर जिनसे मिक्सचर बना होता है। द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस दैट मेक्स अप अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, इसमें से अगर आपको कॉम्पोनेंट्स बेसिकली द इंग्रेडिएंट्स उनको अगर लिस्ट डाउन करने के लिए बोले तो कर सकते हो ना। यहाँ पे चिलीज है, ग्राउंडनट्स है, लेमन है, कोरिएंडर है, पफ्ड राइस है। यस, सो यू कैन लिस्ट डाउन ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर। व्हाई? बिकॉज यू कैन सी देम, दे आर विजिबल। अगर विजिबल नहीं भी है तो हम बाकी किसी और सेंस से पता कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। क्लियर? यहां पर देखो, अगेन ऑल द कंपोनेंट्स यू कैन लिस्ट डाउन। अंडरस्टूड? आगे देखो, सो द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। इस बात का क्या मतलब है बेटा? अगर केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज ये पढ़ा है पहले, 2025 वाले जो बच्चे हैं उन्होंने क्लास 7 में नहीं पढ़ा था, अगले साल वाले बच्चे प्रॉपर पढ़ के आएंगे तो उनको पता होगा। बेटा केमिकल चेंज जहां पर होता है, यानी केमिकली जब भी कोई दो चीजें रिएक्ट करती हैं तो आपको एक नया सब्सटेंस मिल जाता है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जो ये कॉम्पोनेंट्स हैं, मीन्स जो ये ग्राउंडनट है, जो ये चिली है, जो ये लेमन है, इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, ये सिर्फ फिजिकली मिक्स्ड है। और इसके वजह से क्या हो रहा है? जो प्रॉपर्टी चिली की होती है नॉर्मली, बिना अगर मिक्स करे इसको बाहर निकाल लोगे तो जो प्रॉपर्टी चिली की होगी वही प्रॉपर्टी इसमें डालने के बाद भी होगी, कोई चेंज नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी लेमन की होती है, सॉर इन टेस्ट, जैसा सॉर इन टेस्ट वो पहले था वैसा इसमें जाने के बाद भी उसने सॉर टेस्ट ही दिया, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। क्लियर? तो यहां पर जो कंपोनेंट्स हैं वो केमिकली मिक्सचर में जाकर रिएक्ट नहीं करते, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन, ईच कंपोनेंट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। इस वाले में देखो, इससे समझ में जल्दी आएगा। यहाँ पे क्या डले हुए हैं? बीट रूट। स्प्राउट सैलेड में बीट रूट डला हुआ है। बेटा बीट रूट का कलर, बीट रूट का टेस्ट, बीट रूट की प्रॉपर्टीज जो पहले थी, मीन्स जो आपने उसमें मिक्सचर में डालने से पहले जो उसकी प्रॉपर्टी थी, सेम वही प्रॉपर्टी मिक्सचर में डालने के बाद भी रहेंगी। अब बीट रूट चेंज होके कोई नया मेडिसिन तो नहीं बन जाएगा, यस, या कोई दूसरे सब्सटेंस में टर्न तो नहीं हो जाएगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा सैलेड में जाने के बाद भी। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, ईच कंपोनेंट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। समझ में आ गया इतना? चलो आगे चलते हैं। नाउ बेटा इस मिक्सचर पे अगर ध्यान दो, यहां पर इस एरिया को अगर ले लें तो जितने ग्राउंडनट्स और कोरिएंडर लीव्स इस एरिया में हैं, सेम उतने ही इस एरिया में भी दिख रहे हैं क्या? सेम दिख रहे हैं? नो, यहां पर ग्राउंडनट थोड़ी कम दिख रही है, यहां पर थोड़ी ज्यादा दिख रही है, इस वाले एरिया में तो और भी ज्यादा दिख रही है, इजंट इट? अगेन यहां पर भी देख लो, इस एरिया में जितने आपको ये ब्लैक ग्राम दिख रहे हैं उतने इस एरिया में नहीं दिख रहे ना, अलग अलग है। सो दीज टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। क्लियर? नाउ व्हाट आर यूनिफॉर्म मिक्सचर्स? यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं क्या? होते हैं। एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी हुआ पहले, देखो दिस वन वाटर, इसमें हमने शुगर को डिसॉल्व कर दिया, इस वाले बीकर में डिसॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, तो शुगर नीचे है। लेकिन एक बार डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन में क्या होता है, जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पार्टिकुलेट फॉर्म में आ जाते हैं एंड दे टेक द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। यस, तो वंस दिस डिसोल्यूशन हैपन, देन अगर आप इस वाटर को टेस्ट करोगे तो जितना मीठा यहां पर लगेगा उतना ही मीठा यहां पर भी लगेगा, उतना ही मिडिल में भी लगेगा। यस, सो व्हाट इज दिस? यूनिफॉर्मिटी। सो दिस इज यूनिफॉर्म मिक्सचर। गॉट इट? सो मिक्सचर बेटा दो टाइप के हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड यूनिफॉर्म मिक्सचर। सो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मिक्सचर। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? Such type of mixture where the components are unevenly distributed and can be distinguished. Components का uneven distribution होता है और हम easily देख के बता सकते हैं कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, लेकिन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होता। Here the components are evenly distributed and cannot be distinguished. Clear? नॉन यूनिफॉर्म में फिर से आ जाओ। Components of mixture are generally visible with the naked eyes or with magnifying devices. बेटा यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका साइज इतना होता है कि हमको नॉर्मल आंखों से दिखाई दे, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो एटलीस्ट मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाई देता है। क्लियर? लेकिन यूनिफॉर्म मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं कंपोनेंट्स के, वो अपने पार्टिकुलेट साइज में आ जाते हैं, मींस एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाली साइज में आ जाते हैं।
तो फिर हमको दिखाई नहीं देते आंखों से, ठीक है। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब यहाँ माइक्रोस्कोप मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप की बात हो रही है जो आपके स्कूल की लैबोरेटरी में होता है। हाईली मैग्नीफाइंग अगर माइक्रोस्कोप होगा तो उसे दिखाई देता है। क्लियर? आगे देखो, हियर फॉर एग्जाम्पल क्या है, पोहा, मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सॉइल, कंक्रीट। व्हाट इज कंक्रीट? जो हम मिक्सचर ऑफ सीमेंट यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, उसको कंक्रीट बोलते हैं। इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल इज शुगर एंड वाटर, इसके अलावा सॉल्ट एंड वाटर यू कैन राइट डाउन, लेमनेड यू कैन राइट डाउन। क्लियर? चलो ना बेटा, इसके अलावा मिक्सचर का हम और कहाँ यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, इसके लिए आपको स्टेप फर्दर में दिया हुआ है। डू यू नो दैट स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो अ मिक्सचर? स्टेनलेस स्टील दैट इज अ मिक्सचर जिसको हम डेली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। यस, किससे मिलकर बना हुआ है ये? इसके कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं बेटा? इसके हैं 4 कॉम्पोनेंट्स, आयरन, निकल, क्रोमियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। इससे मिलके स्टेनलेस स्टील बना हुआ है। और स्टेनलेस स्टील को क्या बोलते हैं? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एलॉय। एलॉय क्या होते हैं? व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर द सब्सटेंसेस, दे आर एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स को मिक्स जब करा जाता है तब आपको एलॉय मिलते हैं। और इसको क्यों मिक्स करा जाता है? बिकॉज व्हेन यू गेट अ एलॉय इट गिव्स यू अ बेटर प्रॉपर्टी देन द इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स। जो अलग अलग एलिमेंट जिनसे मिलकर ये बना हुआ है एलॉय, उन एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा बेटर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना हुआ है? आयरन, निकल, क्रोमियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। अब यूजुअली देखना आयरन में बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाती है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में तो जल्दी नहीं होती। सो व्हाट इट इज गिविंग? इट इज गिविंग यू अ बेटर प्रॉपर्टी। यस, इट इज गिविंग यू अ बेटर ड्यूरेबिलिटी। क्लियर? नाउ बेटा, स्टेनलेस स्टील वन ऑफ द एलॉय, इसके अलावा ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये 3 एलॉय यहाँ मेंशन है, एग्जाम में पक्का आएंगे। ये इनके नाम और किन से बने हुए हैं, इनके कंपोनेंट्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। अब याद कैसे करें? देखो, स्टेनलेस स्टील का याद करने का तरीका क्या है? आई कैन नेवर क्राई। आई कैन नेवर क्राई। आई मीन्स आयरन, दिस इज आयरन। कैन का मतलब है यहां पर कार्बन, नेवर का मतलब है निकल एंड क्राई का मतलब है क्रोमियम। क्लियर? ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, फुल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर सिंबल्स आपके स्कूल में नहीं लिखवाए गए, यू कैन राइट डाउन द फुल नेम। सो दीज आर द 4 आयरन, कार्बन एंड निकल एंड क्रोमियम। आई कैन नेवर क्राई। क्लियर? इसके अलावा ब्रास को कैसे याद करें? पहले देखो, ब्रास बना किससे है बेटा? ब्रास बना होता है कॉपर और जिंक से, और ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर और टिन से। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर और उल्टा भी लिख के आ जाते हैं। दोनों जगह कॉपर कॉपर है, सिर्फ जिंक और टिन का फर्क है, राइट। और नाम भी बिल्कुल मिलते जुलते से लग रहे हैं, तो उसको याद कैसे करें? अगेन इसके लिए भी शॉर्टकट है। ब्रास, ब्रास इज कोजी, ब्रास इज कोजी, ये 2 अलग। और इसके अलावा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इज क्यू टी, क्यू अलग एंड टी अलग। अब देखो, ब्रास इज कोजी, कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज इज क्यू टी, कॉपर एंड टिन। करेक्ट? सो दीज आर द एलॉयज, और ये है याद करने का तरीका। क्या? चलो आगे देखो। नाउ आवर साइंटिफिक हेरिटेज। बेटा, ये जो एलॉय हम यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत पहले से लोग बनाते हुए आ रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर गिविंग द बेटर प्रॉपर्टी, है ना। यहाँ पे देखो, मिश्र लोहा, मिश्र, मिश्र मतलब मिक्सचर, एंड लोहा इज आयरन। सो मिश्र लोहा वॉज द नेम गिवन टू द मिक्सचर ऑफ 2 or more metals that had properties distinct from the constituent metals। जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स थे उनसे उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग थी, इसलिए बनाया जाता था, ठीक है। और ये कई सारे जो आपके इंडियन टेक्स्ट हैं उसमें मेंशन भी है। इधर देखो, ये यूज कहाँ होते थे? फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉन्ज वॉज ऑल्सो नोन एज कामाश्या, इज एन एलॉय मेड अप ऑफ कॉपर, दैट इज ताम्रा, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को ताम्रा बोलते हैं, एंड टिन दैट इज वंगा, एंड वॉज यूज फॉर इम्प्रूविंग डाइजेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी। देखो, मेडिकल फील्ड में इनका यूज होता था, किसका दिया हुआ है? ब्रॉन्ज का। Am I clear? So this is our Indian heritage. Clear? चलो आगे चलते हैं। Now, is air mixture? Air which is present in our surrounding, it is a mixture or not? Of course it is a mixture. It is made up of different type of gases, means different type of components. So no doubt air is a mixture. But question for you, air is a uniform mixture or non-uniform mixture? जल्दी से बताओ मुझे, टाइम के साथ अभी मुझे आंसर बताओ, दैट एयर इज अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। बेटा, दोनों के बीच का डिफरेंस हमने पढ़ लिया है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो इजीली बता दोगे।
बेटा एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं ना। हम बोलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यस, वाटर वेपर मॉलिक्यूल। तो बेसिकली वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। और जहां पर भी कंपोनेंट्स अपने पार्टिकुलेट फॉर्म में होते हैं वहां पर मिक्सचर कैसा होता है? यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। ठीक है, सो हियर एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। यस, अब जो ये कंपोनेंट्स हैं इनका यूज भी आपको पता होगा, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर लिविंग एंड इट इज हेल्पिंग इन कंबशन ऑल्सो। इसके अलावा नाइट्रोजन विच इज हैविंग ऑलमोस्ट 78% ऑफ द होल एयर दैट डज नॉट टेक पार्ट इन कंबशन बट इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। यस, हमारी बॉडी में कई सारे जो कंपोनेंट्स बने होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, वो नाइट्रोजन से ही बने होते हैं। यस, और आपने नाइट्रोजन साइकिल ही पढ़ लिया होगा इससे पहले। चलो आगे देखो, वाटर वेपर। वाटर वेपर कंडेंस होकर हमको क्लाउड देते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यस, प्लांट्स टेक दैट। उसके अलावा दिस इज द गैस वी एक्सेल। एंड वन मोर थिंग, दिस इज द ग्रीन हाउस गैस। यस, and because of the overproduction of this carbon dioxide we are facing global warming also, isn't it? आपने पढ़ लिया पहले से SST में इसके बारे में। now बेटे कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एक्टिंग एज अ मेजर पॉल्यूटेंट nowadays, इसको फिक्स करने के लिए कोई तरीका है क्या? दैट वी हैव टू फोकस हियर। एंड हाउ कैन वी चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हाउ कैन वी प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग? इसके लिए देयर इज वन एक्टिविटी टाइम फॉर यू। व्हाट यू टू डू हियर? Take a glass tumbler and fill it half with water as shown here in the picture. Now add some small amount of CaO. What is CaO? बेटा इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। Ca मीन्स कैल्शियम और Ca के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड है तो कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम और हिंदी में इसको बोला जाता है चूना। चूना जिससे हम व्हाइट वॉश करते हैं, दैट इज द वन। ठीक है, सो आपको बेसिकली चूना मिलाना है इस पानी में। देन व्हाट विल हैपन? Calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide and releases heat. बेटा जब भी क्विक लाइम CaO दैट इज चूना, उसको हम पानी में यानी H2O के साथ मिक्स करेंगे तो इनके बीच में होती है केमिकल रिएक्शन और आपको मिल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये रिएक्शन होती है तो उस टाइम में बहुत सारी हीट प्रोडक्शन होता है। तो ये जो ग्लास टम्बलर होगा या जो भी कंटेनर होगा एकदम बहुत गर्म हो जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर। ठीक है, नाउ You have to stir continuously to make a lime water. आपको मिक्स करते रहना है और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसको कि हम लाइम वाटर बोलते हैं। सो बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए बेटा। लाइम वाटर इज नॉट नींबू पानी, लाइम वाटर इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ वंस यू गेट इट यू हैव टू फिल्टर इट, लीव दिस कलरलेस फोकस है। जो आपको लाइम वाटर मिलता है वो कलरलेस होता है। So leave this colorless solution in petri dish for few hours. Keep stirring the solution at regular intervals and then you have to observe. ठीक है, अब ये है theoretical form में। अब एक्टिविटी करनी भी तो पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए करा हुआ है, देखो क्या कैसे करना है। So here glass, now I'm adding quicklime in this, that is tuna, stirring it, now filtering it. What you have got? See the colorless solution. You have to transfer this to petri dish. बेटा this is not petri dish. लेबोरेटरी में जो petri dish होती हैं वो कुछ इसी टाइप की होती हैं लेकिन कुछ और है। ठीक है, इट्स अ ट्रांसपेरेंट बेसिकली ग्लास कंटेनर। सो इसमें डाला मैंने। नाउ यू हैव टू लीव दिस सॉल्यूशन फॉर 2 to 3 आवर। अब यहाँ पे 2 to 3 आवर का वीडियो नहीं है, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया हुआ है। देखो क्या हुआ यहाँ पर, धीरे धीरे देखो इसके कलर को देखो। व्हाट इज हैपनिंग? इट इज टर्निंग बिट मिल्की, स्टिरिंग इट कंटिन्यूसली। नाउ अगेन वन मोर स्टिर, सी अगेन, वन मोर स्टिर, नाउ सी अगेन। This is what we have got after 2 to 3 hours. Now compare it with the initial one. ये था इनिशियल आपका लाइम वाटर कलरलेस और कुछ देर बाद क्या मिला आपको? मिल्की वाटर मिला, यानी ये ही लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया। क्लियर? अब अगर लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया तो वो कब होता है? जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाके रिएक्ट करती है। सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट इन इट्स सराउंडिंग, जहां पर ये एक्टिविटी हुई है सराउंडिंग में, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड थी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कोई कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे डाली नहीं है ना। तो सराउंडिंग वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे वही आकर यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये मिल्की टर्न हो गया है। ठीक है, सो ये सारी की सारी रिएक्शन आपको लिख के देनी पड़ेगी यहाँ पर। देखो, सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज लाइम वाटर टर्न मिल्की। नाउ व्हाट इज द रिएक्शन?
क्यों मिल्की टर्न हुआ? देखो, इनिशियल स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने चूना लिया, दैट इज क्विक लाइम हमने लिया, इसको हमने वाटर में डाला, आपको मिल गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको कि हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। नाउ ये जो लाइम वाटर था, इसको जब हमने 2 to 3 आवर के लिए छोड़ दिया तो इसने एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके साथ रिएक्शन करे और आपको मिल गया एक वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। white insoluble substance. Now what is this white insoluble substance? बेटा कभी भी किसी भी मेटल के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड जाके रिएक्ट करती है यानी ऐड होती है उसके अंदर जाके, तो आपको मिलता है कार्बोनेट। क्या मिलता है? कार्बोनेट। ये याद करने का तरीका है। कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन दिख रही ना आपको और वो जाके अगर ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3। कैल्शियम इज Ca और CO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाइट इन कलर एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसी वजह से आपको ये जो है मिल्की सॉल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, नाउ अगर रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है। हाइड्रोजन कहाँ गया? है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई चीज गायब नहीं होती, सब कुछ जितना यहाँ पर है उतना इस तरफ भी होगा। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ पर है तो वो वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो रिएक्शन से क्या मिला? आपकी लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से मिलता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस along with water, and because it is insoluble you are getting this water milky. Clear? Now so what is the inference out of this? Since lime water turns milky when exposed to air, this activity demonstrates the presence of carbon dioxide in the air, and this is a proof that carbon dioxide is present in our surrounding. Am I clear? बेटा इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर क्या हुआ इस एक्टिविटी में? इस एक्टिविटी में जहाँ पर यह एक्टिविटी की गई वहाँ की सराउंडिंग की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो जाके इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, यानी कि वहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स थे उनको कम किया ना। कैसे कम किया? जितने पार्टिकल लेट्स से 100 थे उसमें से 20-30 जाके तो एटलीस्ट यहाँ पे जाकर रिएक्ट करे होंगे। यस, सो दिस वे व्हाट वी कैन डू, we can decrease the concentration of carbon dioxide in the surrounding. Correct? तो यही एक्टिविटी को अगर हम लार्ज स्केल पे करें तो हम थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं। Am I clear? So we are reducing the pollutant basically. Understood? चलो moving ahead. Now how can we check the presence of dust in the air? अब बेटा air which is a uniform mixture. Why it is a uniform mixture? Because it is having different components of the gaseous particle. Clear? अब बेटा गैशियस पार्टिकल्स के अलावा उसमें और भी तो चीज़ें होती हैं। वन ऑफ द मेन थिंग इज डस्ट। नाउ हाउ कैन वी चेक द प्रेजेंस ऑफ डस्ट? अगेन इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है जो कि इंडिया में आई थिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि हमें हर जगह डस्ट ही दिखाई देती है। देखो क्या करना है यहाँ पर, यू हैव टू टेक अ ब्लैक पेपर, यू हैव टू पुट इट ऑन द विंडो फॉर 2 to 3 days, और उसके बाद 2 to 3 days बाद आपको चेक करना है आपको क्या दिखेंगे, इसमें आपको डस्ट पार्टिकल बैठे हुए दिखेंगे। क्लियर? अब इंडिया में मैंने बताया ना नहीं करने की जरूरत है, आप कहीं पर भी 2-3 दिन छोड़ दो कोई भी एरिया तो वहां पर आपको इतनी धूल ऐसी मिल जाती है ना। सो व्हाट दिस डस्ट इज शोइंग हियर, बेटा दिस डस्ट इज एक्चुअली सेटलिंग फ्रॉम द एयर। एयर में ये जो डस्ट पार्टिकल थे वो घूम रहे होंगे, जैसे ही उनको एक प्रॉपर बेस मिला वहां पे जाके वो बैठ गए। व्हाट इट शोज? इट शोज दैट द डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द एयर। डस्ट पार्टिकल एयर में सस्पेंडेड होते हैं, वो एयर का इंटीग्रल पार्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज बेटा डस्ट तो वेरी कर सकती है ना। अगर रेनी सीजन होगा जिस टाइम पे मिट्टी गीली होती है तो उस टाइम पे डस्ट आपको बहुत कम मिलेगी। वाई? बिकॉज डस्ट पार्टिकल कहाँ से आ रहे हैं? जब विंड ब्लो करती है और साथ में वो सॉइल के बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स को अपने साथ लेके चलती है, तो उसी को तो डस्ट बोलते हैं। तो अगर आपका मड गीला है ड्यूरिंग रेनी सीजन तो डस्ट आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा लेट्स से यू आर देयर इन द फॉरेस्ट एरिया जहाँ बिल्कुल लश ग्रीनरी है, तो उस जगह पर भी सॉइल फ्री नहीं होती, बिकॉज जो ट्रीज के रूट होती हैं वो सारे के सारे सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, तो वहाँ पर भी डस्ट कम मिलेगी। लेकिन वहीं आप डेजर्ट एरिया में चले जाओ जहाँ सॉइल बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ पर हवा में कितनी डस्ट होती है। यस, सो डस्ट कैन वेरी, इट इज़ नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एयर, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, इट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। Am I clear? चलो इसके अलावा स्टेप फर्दर, द मेजर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर। बेटा एयर में जो इसके कॉम्पोनेंट गैसेज हैं
उसके अलावा दूसरी गैस भी तो प्रेजेंट होती हैं जिनको कि हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, उसके अलावा ओजोन हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। सो व्हाट आर दीज आर द पॉल्यूटेंट्स एंड दीज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ये पॉल्यूटेंट ज़्यादा होंगे गैस में। अगर फैक्ट्रीज देख लो, इंडस्ट्रीज देख लो, जहाँ पे अर्बन प्लेसेस हैं वहाँ पर ये पॉल्यूटेंट ज़्यादा मिलेंगे ना। यस, सो दीज ऑल कैन वेरी। क्लियर। और इन पॉल्यूटेंट को कैसे चेक किया जाता है एयर में? उसके लिए आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI बोलते हैं ना। आपने सुना होगा दिल्ली का AQI बहुत बढ़ गया है, 500 पहुंच गया, 400 पहुंच गया, सब लोग मास्क लाके घूम रहे हैं। गॉट इट? सो व्हाट इट इज? इट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ दीज ऑल मेजर पॉल्यूटेंट। Am I clear? चलो, moving ahead. Now here, let's fill out this table. Different types of mixtures are given here in this column, and here are the examples. Now you have to categorize them under uniform and non-uniform mixtures. ठीक है, fill करते हैं फटाफट। Gas and gas. Example है air. ये तुम्हें पहले से पता है, air is the uniform mixture. पढ़ लिया हमने, पहले से लिखा भी हुआ है। Next, gas and liquid. बेटा गैस एंड लिक्विड का मिक्सचर, जहां पर भी गैस आ गई इसका मतलब पार्टिकुलेट फॉर्म में ही है वो, और पार्टिकुलेट फॉर्म में है तो इसका मतलब वो लिक्विड के बीच की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, तो यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेगा। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एरिएटेड वाटर, दैट इज सोडा वाटर, यूनिफॉर्म ही होगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जिसकी बेसिस पे पूरे एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं, अगेन दिस विल बी अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। हमारे क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, सॉलिड एंड गैस। एग्जाम्पल है इसका कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। बेटा कार्बन पार्टिकल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर लिखा होता तो फिर तो गैस हो जाती। कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, इनको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सूट। कभी भी जब कंबशन होता है और प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती तो वहां पर कुछ कार्बन अनबर्न्ड रह जाता है, ठीक है, उसको सूट बोलते हैं। सो दैट कार्बन पार्टिकल इन एयर। अब कार्बन है सॉलिड जो कि हमको दिखाई भी दे रहा है ब्लैक कलर का, तो कैसा मिक्सचर होगा बताओ? नॉन यूनिफॉर्म। सो दिस विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, लिक्विड एंड लिक्विड। एग्जाम्पल है इसका एसिटिक एसिड इन वाटर, जिसको कि हम विनेगर ही बोलते हैं। बेटा विनेगर की बॉटल पक्का घर पे रखी होगी, कभी भी देखोगे तो बिल्कुल आपको यूनिफॉर्मिटी मिलती है उसमें, जैसा टेस्ट ऊपर मिलेगा वैसा ही बॉटल के बिल्कुल बेस में भी मिलेगा, है ना। सो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलता है। नेक्स्ट, ऑयल एंड वाटर। ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, डिजोल्यूशन नहीं होता है, वहां पर आपको सेपरेट लेयर मिलती है। सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑयल का। यस, सो यहां पर होगा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। नेक्स्ट, सॉलिड एंड लिक्विड। एग्जाम्पल है सैंड एंड वाटर। सैंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, उसको डिजोल्व करोगे तब भी वो नीचे जाके सेटल हो जाता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर होगा नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वन, सी वाटर। सी वाटर मतलब सॉल्टी वाटर, तो सॉल्ट वहां पर डिजोल्व हो चुका होता है, और जहां डिजोल्यूशन हो गया इसका मतलब यहां पर सॉल्ट किस फॉर्म में है? पार्टिकुलेट फॉर्म में। सो आपको मिलेगा यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्लियर? नेक्स्ट, सॉलिड एंड सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। बेटा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फर्क है? पहली बात तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ना सोडियम का जो सिंबल है वो क्या होता है? Na, हाइड्रोजन H और कार्बोनेट इज CO3, बताया था मैंने अभी। सो NaHCO3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अब कभी भी आपने अगर केक बनाने की प्रोसेस देखी हो तो लोग उसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही चीज़ें डाल देते हैं। बेकिंग पाउडर और उसमें फ़र्क क्या है? बेटा बेकिंग सोडा की एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए उसके साथ मिक्स किया जाता है टार्ट्रिक एसिड। सो द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड, दैट इज नोन एज बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब यहाँ पे बेकिंग सोडा और जो टार्ट्रिक एसिड है दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं और उनके पार्टिकल हमें दिखाई भी देते हैं। तो बताओ मिक्सचर कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट, एलॉय। एलॉयज आर दी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के वहां पे जो एटॉमिक फॉर्म होते हैं, यानी जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हुए होते हैं, राइट। सो मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मिक्सचर हो रहा है, तो कैसा मिलेगा मिक्सचर आपको? यूनिफॉर्म। एम आई क्लियर? बेटा ये सारे एग्जाम्पल आने चाहिए आपको, एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नाउ व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेज? बेटा मिक्सचर के बारे में हमने समझ लिया। मिक्सचर इज व्हेन वी आर मिक्सिंग टू और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनको मिक्स करते हैं तो आपको मिक्सचर मिल जाता है। तो जहां पर हमने मिक्सिंग कर दी 2 से ज़्यादा सब्सटेंस की, इसका मतलब ऑब्वियसली वो प्योर सब्सटेंस तो नहीं हो सकता ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर देन? बेटा कॉमन लैंग्वेज में प्योर कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे लिए, प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर टर्मरिक। ना व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ये बता रहे हैं कि ये 100% शुद्ध होगा,
इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो कोई मिलावट नहीं होगी। यस, सो कॉमन लैंग्वेज में प्योर मीन्स अनअडल्टरेटेड प्रोडक्ट। Now, what is the meaning of adulteration? Adulteration is an illegal process of adding substances which are cheaper or of a poor quality to the product. जो प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में हमने कोई चीपर उसमें सब्सटेंस डाल दिया, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो गई, लेकिन सेल करते वक्त तो हम हाई रेट में ही उसको बेचेंगे ना। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं बाय इलीगल मेथड। दिस इज कॉल्ड एडल्टरेशन। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे घी यूजुअली महंगा होता है, लेकिन यहाँ पर जब एडल्ट्रेशन किया जाता है तो उसमें डालडा मिला देते हैं, तो डालडा इज़ वेरी चीपर, तो आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, लेकिन जब आप सेल करेंगे तो घी के रेट में करेंगे, तो क्या करा यहाँ पर, मार्जिन बढ़ा लिया ना प्रॉफिट का। दैट इज एडल्ट्रेशन। क्लियर? क्यों करा जा रहा है? दिस इज यूजुअली डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी और रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो बेसिकली टू इंक्रीज द प्रॉफिट। यू कैन राइट दिस ऑल्सो। ठीक है। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एडल्टरेशन? बेटा इसके यूजुअली हार्मफुल इफेक्ट ही होते हैं। इट डिटोरिएट्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो इट मेक्स द प्रोडक्ट हैजार्डस टू हेल्थ। अगर हम ऐसे एडल्टरेटेड प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो हमें कई सारे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। ठीक है, स्पेशली मिल्क। आजकल तो मिल्क जो है वो डिटर्जेंट पाउडर से बना लेते हैं, शैम्पू से बना लेते हैं लोग, पता नहीं कैसे बना रहे हैं, है ना। तो उसको सोचो कितने हार्मफुल इफेक्ट होंगे हमारी बॉडी में। क्लियर? नाउ कमिंग टू साइंस। बेटा ये प्योरिटी का मतलब क्या है, ये है अकॉर्डिंग टू कॉमन लैंग्वेज, लेकिन साइंस इस प्योरिटी को डिनाई कर देता है। ये बोलते हैं प्योर मिल्क तो हो ही नहीं सकता। मान लो काऊ ने अभी अभी मिल्क दिया और आपके सामने वो मिल्क अगर लेके आ गए, तब भी साइंस बोलेगा कि ये प्योर नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर। क्यों ऐसा बोलेगा? बिकॉज जो काऊ मिल्क है या फिर कोई भी मिल्क है, उसमें पहली बात तो वाटर होता है, फिर उसमें फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर उसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू साइंस वाटर का फॉर्मूला कुछ और है, एंजाइम्स का फॉर्मूला कुछ और होगा, फैट का फॉर्मूला कुछ और होगा। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ साइंस में, हम बोलते हैं भाई इसमें तो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हैं, तो ये प्योर नहीं है। Am I clear? So science के according what is the meaning of purity? According to science, pure substance consists of same type of particles. किसी भी सब्सटेंस में अगर एक ही टाइप का पार्टिकल है तभी वो प्योर है साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको समझने के लिए लेट मी गिव एन एग्जांपल। दीज आर द 4 जार्स। इनके अंदर है फर्स्ट वाले में एयर। अगर एयर है तो कौन कौन सी गैस होंगी? नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर वेपर्स होंगे, और भी कुछ ट्रेसेस ऑफ गैस होती हैं, उनको छोड़ देते हैं। यहाँ पर है सिल्वर। इसके अंदर पूरे जार के अंदर सिर्फ सिल्वर भरा हुआ है, चांदी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? Ag। बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं है, लेकिन बता रही हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, एग्जाम्पल के फॉर्म पे। सो अगर इसके अंदर सिर्फ सिल्वर है तो सारे के सारे पार्टिकल जितने भी हैं उन सबका फॉर्मूला Ag ही होता है। तो सारा Ag इसके अंदर भरा हुआ है। क्लियर? हियर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसके अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस है तो फॉर्मूला क्या होता है? CO2। इसका मतलब इसके अंदर CO2 है। बेटा CO2 है, CO नहीं हो सकता क्योंकि CO इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन हम बता रहे हैं नहीं, सिर्फ प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब CO2 ही होगा। CO नहीं हो सकता, CO3 भी नहीं हो सकता। ठीक है। हियर वाटर वेपर, इसका मतलब H2O ही होगा, H3O H4O ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ H2O है इसके अंदर। क्लियर? अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू साइंस आउट ऑफ द 4 जार विच इज नॉट हैविंग प्योर सब्सटेंस, इनमें से कहां पर प्योर सब्सटेंस नहीं है? ऑब्वियसली फर्स्ट वन, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एयर इज अ मिक्सचर, इजंट इट? यहां पर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स आपको क्लियर दिख रहे हैं, सो दिस इज नॉट प्योर, बट बाकी सारे यहां पर प्योर हैं। नाउ व्हाई इट इज सो, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बेटा यहां पर ये पूरे के पूरे जार में क्या है? सिल्वर। तो सारे के सारे पार्टिकल क्या है? Ag, यानी सारे पार्टिकल सेम है, एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हुए हैं, दिस इज प्योर। अब बोलोगे मैम यहाँ तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग पार्टिकल है ना, तो ये प्योर क्यों है? बेटा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला CO2 होता है। यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2 अलग अलग चीजें नहीं है, यहाँ पर CO2 है। कार्बन तो ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, ऑक्सीजन इज अ कंबस्टिबल गैस, यस, लेकिन जो CO2 है वो तो एक्सटिंग्विश कर देती है फायर को, ये फायर को इंक्रीज करती है, लेकिन CO2 फायर को एक्सटिंग्विश करती है। देखो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इससे क्या पता पड़ रहा है? ये बिल्कुल अलग टाइप का प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीजन से रिजेंबल बिल्कुल नहीं करता। क्लियर? तो कार्बन की प्रॉपर्टी अलग, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग, दोनों ने मिल गए CO2 अगर आपको दे दिया तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग, वो एक अलग सब्सटेंस है। तो अलग सब्सटेंस है, उसका फॉर्मूला क्या है? CO2।
अब यहां पर अगर मैंने प्योर कार्बन डाइऑक्साइड बोला तो इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ CO2 के मॉलिक्यूल मिलने चाहिए, तो ये प्योर होगा। तो है ना यहां पर CO2, तो दैट्स व्हाई इट इज प्योर। यहां पर देखो अगर वाटर बोला तो पूरे के पूरे जार में सिर्फ H2O आपको मिलना चाहिए। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस प्योर सब्सटेंस एंड दिस प्योर सब्सटेंस? बेटा यहां पर ये जो प्योर सब्सटेंस है वो एक सिंगल वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, AgAg, जहां पर सिंपल वन एटम होता है। इस टाइप के प्योर सब्सटेंस को बोला जाता है एलिमेंट। ये क्या है? ये एक प्योर एलिमेंट है। Am I clear? लेकिन यहां पर ऐसा कोई प्योर सब्सटेंस जहां पर दो अलग अलग टाइप के एटम्स ने मिलके आपको एक नया मॉलिक्यूल दिया है। देखो कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई और आपको एक अलग टाइप का मॉलिक्यूल मिल गया। तो यहां पर इसको बोला जाता है, इन दोनों को क्या बोलेंगे? कंपाउंड। Am I clear? सो साइंस में बेटा प्योर अगर कोई चीज है तो या तो वो एलिमेंट होगा या तो वो कंपाउंड होगा, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। Am I clear? So according to science, what is pure substance? The elements and the compounds. Got it? इसको आगे और समझेंगे। देखो, so a pure substance is a kind of matter that cannot be separated or changed into another kind of matter by physical process. मतलब अगर CO2 है तो हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, खाली ऐसे कार्बन को उठा के ऑक्सीजन को उठा के हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इनको अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर H2O है, अगर मान लो कहीं पे ऑक्सीजन कम है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर मॉलिक्यूल से हम सीधे ऐसे ऑक्सीजन को उठाएं और इनहेल कर लें। दैट इज नॉट पॉसिबल। फिजिकल प्रोसेस से इनको अलग करना इम्पॉसिबल है, बट हम केमिकली इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं? फॉर दिस देयर इज वन एक्सपेरिमेंट, सो लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, क्या करना है इसके लिए? Collect 2 small test tube, a beaker and 9-volt battery. 2 small test tube, a beaker, 9-volt battery. ठीक है? Now fill 2/3 of the beaker with water and add a few drops of dilute sulfuric acid. What is sulfuric acid? Sulfuric acid is H2SO4. ये फॉर्मूला होता है। डाइल्यूट फॉर्म में लेना है। डाइल्यूट फॉर्म वाला जो होता है इतना हार्मफुल नहीं होता, मतलब वो एकदम से बर्न नहीं करेगा, बट डेंजरस होता है। अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड यूज करेंगे तो बिल्कुल हाथ जल जाता है उससे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ हियर आई विल टेल यू अ सीक्रेट। बेटा यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड ही हो, यहाँ पर कोई भी एसिड होना चाहिए। तो एग्जाम में यही एक्टिविटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी आ सकती है। क्लियर? सो बेसिकली यहाँ पे एसिड क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में ही वाटर कंडक्शन कर सकता है, अदरवाइज प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। Am I clear? So acid क्यों डाल रहे हैं? So that it can conduct the electricity. Understood? देखो आप। Now fill both the small test tube completely with the water taken from the beaker. इसी बीकर में से जिसमें हमने एसिड डाला उसी में से वाटर दोनों में फिल करना है, बिल्कुल ब्रिम तक, ऊपर तक फिल होना चाहिए, जरा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। आगे place 9-volt battery inside the beaker without spilling the water. Carefully place the water filled test tube on each of the terminals of the battery. बेटा बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पता होगा आपको। लेट्स से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इनको आपको इनके ऊपर प्लेस करना है इन्वर्टेड, और ऐसे प्लेस करना है कि ये वाटर बिल्कुल भी स्पिल नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है? लेट्स सी दैट, है ना। एक्सपेरिमेंट पढ़ के नहीं, करके समझ में आता है। देखो यहाँ मैंने किया हुआ है, सो हियर ग्लास, बैटरी, 2 एम्प्टी दिस टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज डाइल्यूट HCl। मैंने HCl लिया हुआ है, मिक्स करा और इसी में से मैंने टेस्ट ट्यूब को भर दिया। देखो बिल्कुल कंप्लीट फुल भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर टॉप तक। ठीक है, चलो नाउ प्लेसिंग दिस बैटरी है, एंड अब देखो कैसे करना है। बेटा टेस्ट ट्यूब को वाटर के अंदर जाके उसका माउथ खोल सकते हैं हम, बाहर नहीं खोलना है। अगर टेस्ट ट्यूब को अंदर जाके खोलेंगे तो फिर उसमें से जो वाटर होता है बाहर नहीं निकलता। ठीक है, सो वी आर प्लेसिंग दिस, सो दिस वे यू हैव टू प्लेस दीज 2 टेस्ट ट्यूब हियर and this is the final we have got. Clear? अब इसके आगे क्या करना है? Next what you have to do here, let it continue for 10 to 15 minutes. बेटा ऐसा क्या ऐसा आपको 10 to 15 minutes इसको छोड़ देना है। Now what you will see, what you have to observe, formation of any gas bubble at both the terminals inside the test tube. टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको छोटे छोटे बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है,
नाउ यू ऑल्सो हैव टू नोटिस दैट व्हाट इज द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा, वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम होता रहेगा। अगर वाटर नीचे को डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर के स्पेस में क्या आएगी, ऑब्वियसली गैस। यहाँ पर कोई ना कोई गैस ऊपर फिल हो रही है, तो आपको ये देखना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस फिल हो रही है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर। सो हियर अगेन दिस इज द टेस्ट, दिस इज द सेटअप। नाउ आई एम स्टार्टिंग। इसको मैंने 10 to 15 मिनट्स रखा था बेटा, लेकिन मैं उतना लंबा वीडियो आपको दिखा नहीं सकती, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। सो हियर नाउ सी द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ये दिख रहे हैं, ये बबल्स यहाँ पर ये ऊपर को जा रहे हैं। नाउ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं और धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता जा रहा है। सो अल्टीमेटली दिस इज द वन वी हैव गॉट। नाउ वेयर गैस इज मोर, कहाँ पर वाटर डिक्रीज होके ज्यादा गैस फिल हुई है, इस टेस्ट ट्यूब में। कहाँ पर कम हुई है, इस टेस्ट ट्यूब में। और अगर ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट ये वाला टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो इस वाले की हाफ है कि नहीं। अब मुझे बताओ यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो यहाँ पर जो वाटर था, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर था, वो ब्रेक हो चुका है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में H2 and O2। नाउ कैसे ब्रेक हुआ, फिजिकल प्रोसेस से हुआ क्या, ऑफ कोर्स नॉट। यहां पर हुई प्रॉपर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन चुकी हैं इन टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि कहां बनी हाइड्रोजन, कहां है ऑक्सीजन। इसका कोई तरीका है फाइंड आउट करने का बेटा? अगर सीनियर क्लास में जाओगे तो वहां पर आपको एनायन, कैटायन, कैथोड, एनोड ये सब पता पड़ जाएगा। तो आप समझ के कंसेप्ट के हिसाब से बता सकते हो कहां पर हाइड्रोजन है, कहां पर ऑक्सीजन है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता। सो व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा पक्का, कहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। देखो बेटा यहां पर अगर आप H2O मॉलिक्यूल को देखो तो अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो इसको बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। और कितने ऑक्सीजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन। ये 10 नहीं है, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर रेशियो देखा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो 2:1 का है। इसका मतलब अगर एक 1 मॉलिक्यूल H2O का डिसोशिएट होगा तो आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। तो इससे क्या पता पड़ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब मुझे बताओ जल्दी से, ये है यहां पर नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। कौन से टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस है? जल्दी से पॉज दिस वीडियो, टाइम के साथ मुझे बताओ कौन से टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस है। टेस्ट ट्यूब देख के पता पड़ रहा है बेटा? ऑब्वियसली यहां पर हाइड्रोजन गैस है, यहां पर ऑक्सीजन गैस है। बिकॉज हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन क्या है, यहाँ पे 2:1 का रेशियो है ना। तो अगर 2 आपको हाइड्रोजन मिलेगी तो 1 आपको, उसका हाफ आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन ही होगा। Am I clear? Understood? So negative terminal is hydrogen, positive terminal is oxygen. Clear? Now, अब बेटा फर्दर इसमें आपको चेक भी करना है ना। हाउ कैन वी चेक द प्रेजेंस, ये तो मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट कैसे बता दिया। अब साइंस में हर चीज का प्रूफ चाहिए, तो कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ हाइड्रोजन ही थी। बेटा हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, अगर आपको पता हो हाइड्रोजन गैस इज अ फ्यूल। वो जल जाती है, वो कंबशन को प्रमोट नहीं करती। मतलब अगर कहीं फायर हो रही होगी तो ये नहीं कि फायर को वो इंक्रीज कर देगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो खुद जल जाता है। इट इज अ फ्यूल। Am I clear? Now, why water level is dropping in the test tube? इसका मैंने आंसर आपको दे दिया, because water is getting dissociated into hydrogen and oxygen gas. ठीक है, नेक्स्ट वन, how to test the nature of gas present in the test tube? ये हम आगे देखेंगे एक्सपेरिमेंट में। Now, is it a chemical reaction or a physical reaction? ये भी मैंने आपको बता दिया, it is a chemical reaction. Clear? Now, how to test the nature of gas? बेटा यहाँ पर हमने theoretically तो बता दिया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, seeing the molecule of H2O 2:1 का रेशियो के हिसाब से। लेकिन प्रूफ क्या है इस बात का? इसके लिए अगेन देयर इज वन एक्टिविटी। देखो, टू टेस्ट द गैसेस प्रेजेंट इन द 2 टेस्ट ट्यूब, ब्रिंग द बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। बेटा जो 2 टेस्ट ट्यूब हैं उनको हमें केयरफुली बाहर निकालना है और दोनों के माउथ पे आपको बर्निंग कैंडल लेके जाने हैं। तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? बिकॉज हियर जहां पर हाइड्रोजन गैस होगी वहां पर आपको पॉप साउंड मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज हाइड्रोजन इज अ फ्यूल। हाइड्रोजन गैस फ्यूल होती है, जल जाती है। इट इज अ कंबस्टिबल गैस। बेटा इट इज अ कंबस्टिबल गैस, इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। वो खुद जल जाती है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आप कैंडल लेके आओगे तो एकदम से पॉप साउंड आती है, एकदम से जलेगी वो। ठीक है, एंड दिस इज अ पॉप साउंड कैन बी हर्ड फ्रॉम वन इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं
पॉप पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब करके देखते हैं, दिखाती हूँ मैं, ध्यान से सुनना। देखो यहां पर मैंने इस वाली टेस्ट ट्यूब को निकाला जहां पे हाइड्रोजन गैस थी। नाउ हर्ड, यहां पे 2 बार साउंड नहीं आया है, मैंने उसको रिपीटेशन में लगाया सो दैट यू कैन हियर इट प्रॉपरली। फिर से देख लो एक बार, देखो ये लेके गए, हर्ड। सो दिस इज द पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। दिस इज कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। कहीं पर भी अगर पॉप साउंड आ गया इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है। क्लियर? चलो, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? बेटा ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। जहां पर भी ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगी वहां पे आग यानी जो फायर होगी वो एकदम से बढ़ेगी। क्लियर? अब यहाँ पे बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है तो यहाँ क्या होगा? इन अदर टेस्ट ट्यूब द फ्लेम ऑफ द बर्निंग कैंडल, द फ्लेम जो आग है बर्निंग कैंडल की, दैट विल ग्लो ब्राइटर। वो थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ब्राइट क्यों होगी? क्योंकि एकदम से ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा बढ़ गई वहां पर। ठीक है, अगेन इसको देखते हैं यहाँ पर, ये देखो। सो हियर अनदर टेस्ट ट्यूब आई एम टेकिंग। नाउ चेक आउट, बेटा ध्यान से देखना, ये स्लो मोशन में मैंने 2 बार इसको लगाया था, एक बार नॉर्मल स्पीड के साथ, एक बार स्लो मोशन में। फिर से दिखा रही हूं, देखो ये सेकंड टेस्ट ट्यूब। नाउ हैव अ लुक, ये देखो ये वाला, देखा? सो एकदम से थोड़ी सी फायर इंक्रीज हुई। क्लियर? विच शोज दैट ऑक्सीजन इज अ कंबस्टिबल गैस, और ये बता रहा है कि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस ही थी। क्लियर? यहाँ पर मैंने दोनों का स्टिल लिया हुआ है, देखो स्क्रीनशॉट। ये मैंने जो वो स्लो मोशन में चल रही थी तो वहीं पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ, तो ये हुआ फायर की कंडीशन, और ये था पॉप साउंड में। अब बेटा पॉप साउंड का मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकती, साउंड का स्क्रीनशॉट कैसे लूंगी? तो वहां पर जो फ्लेम की कंडीशन हुई थी वो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। Am I clear? चलो मूविंग अहेड। नाउ हियर व्हाट इज द इन्फ्रेंस आउट ऑफ दिस एक्टिविटी? इससे हमें क्या पता पड़ता है? बेटा वी कैन इन्फर दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। व्हाट आर दैट? दिस हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी वाटर हैज अंडरगॉन अ केमिकल चेंज। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर केमिकल चेंज हुआ है। क्लियर? सो यहाँ पे हैव यू एवर हर्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर इट ब्रेक्स डाउन इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? इट इज अ केमिकल चेंज। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। Am I clear? चलो मूविंग अहेड। सो व्हाट वी गॉट टू नो अबाउट द प्योर सब्सटेंसेज? अकॉर्डिंग टू साइंस प्योर सब्सटेंसेज कैन बी ऑफ 2 टाइप, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो कि हमें आगे जाके डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, but first of all let's try to identify that where are elements and where are compounds in a chemical reaction। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड हियर। केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं पहले। अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देखा था, इसी को ले लो। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो आपको मिल गई हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। केमिकल रिएक्शन एक और ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, इजी वन। ठीक है, now in these 2 reactions identify where are elements where are compounds। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको ऐसा कोई पार्टिकल दिख रहा है जो सेम टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, सेम टाइप के एटम से बना हुआ है, तो उसको क्या बोला जाएगा? एलिमेंट बोला जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कार्बन ये सिंगल है, सेम टाइप ऑफ एटम ऑब्वियसली, तो ये है एलिमेंट। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? बेटा ऑक्सीजन में यहाँ पर O2 लिखा हुआ है, जिसको देख के बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये बोलते हैं 2 है यहाँ पर तो ये एलिमेंट नहीं हो सकता। आपको नंबर नहीं देखना है, आपको देखना है टाइप। ठीक है, भले ही 2 है बेटा लेकिन है तो सिर्फ ऑक्सीजन, टाइप ऑफ एटम तो सेम ही है ना, तो ये क्या है? ये भी एलिमेंट ही है। एम आई क्लियर? कमिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ तो आपको एक नया टाइप का मॉलिक्यूल बन गया जिसमें कि 2 अलग अलग टाइप के एटम हैं। ये क्या है? ये है कंपाउंड। सो कंपाउंड कहाँ मिलेगा आपको? जहां पर 2 अलग अलग टाइप के आइटम आपको केमिकली कंबाइंड मिले हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहां देखो H2O क्या हो जाएगा? कंपाउंड। ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट। ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट। समझ में आया? वेयर इज एलिमेंट, वेयर इज कंपाउंड? नाउ बेटा यहां पर देखो हमने इसको भी एलिमेंट बोला और इसको भी एलिमेंट बोला, लेकिन देखने में थोड़ा तो अलग है ना। ये सिंगल है, ये डबल है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? बेटा डिफरेंस इज देयर नेम। ये क्या है? ये है एटम, ये है एटम ऑफ द एलिमेंट, और ये है मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। एटम एंड मॉलिक्यूल, अब ये नया वर्ड नहीं है, आपने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था वहां पर? मैटर को जब हम डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली आपको एक ऐसी स्टेज मिलती है ना जिससे वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, द स्मॉलेस्ट स्टेज। उसमें क्या मिलते हैं आपको? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल।
और कांस्टेंट पार्टिकल होते क्या हैं? एक्चुअल में वो एटम या मॉलिक्यूल ही तो होते हैं, ठीक है। सो एटम या मॉलिक्यूल जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं वो है ये, ठीक है। अब कहाँ पर आपको एटम मिलेंगे, कहाँ पर मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा जो एलिमेंट है, अभी तक हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है, ठीक है। 118 एलिमेंट्स से बहुत कम ऐसे एलिमेंट हैं जो स्टेबल होते हैं, यानी कि वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई एलिमेंट जिसको कि हम डिवाइड करें और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको सिंगल स्टेट में मिल जाए, सिंगल, तो उसको बोला जाएगा एटम, ठीक है। जैसे यहां पर ये मिला कार्बन, और कोई हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल कार्बन के अलावा? यस, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, जिनकी ज्वेलरी बनती है। इनकी ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि स्टेबल होते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? सो एलिमेंट अ बिग मैटर, उसको जब हमने फर्दर डिवाइड किया और डिवाइड करके आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिला सिंगल स्टेट में, तो उसका बोला जाएगा एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? एग्जाम्पल ये कार्बन है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, सोडियम है, गोल्ड है ना, प्लैटिनम है, सिल्वर है, ये सारे एग्जाम्पल है। सो दीज ऑल आर द एटम्स ऑफ एलिमेंट। एम आई क्लियर? नाउ कमिंग टू द मॉलिक्यूल। बेटा एलिमेंट मैंने बताया क्या, बहुत कम ऐसे हैं जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम क्या है? अनस्टेबल। वो किसी ना किसी के साथ पक्का रिएक्शन करेंगे। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो खुद से ही बॉन्ड बना लेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, कुछ नहीं मिला तो खुद के साथ कंबाइन हो गया, O2 बन गया, ठीक है। कुछ मिल गया तो जैसे कार्बन मिला तो CO2 बना लिया, हाइड्रोजन मिला तो H2O बना लिया। डिपेंडिंग कि कैसे उनके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन हुई, आपको अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे ऑक्सीजन के। सिंगल ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो एलिमेंट को हमने जब फर्दर डिवाइड किया, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिला जो कि सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो कंबाइंड फॉर्म में है अपने आप के साथ, तो आपको मिलेगा वहां पर मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल किसका? मॉलिक्यूल इस एलिमेंट का। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उसके अलावा ओजोन, ओजोन O3 होता है। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी मॉलिक्यूल है एलिमेंट का। समझ में आ गया? इसके अलावा देखो और क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, बहुत सारे ऐसे होते हैं। क्लियर? इसके आगे फर्दर इनका और डिवीजन होता है जो कि सीनियर क्लास में आप पढ़ोगे। समझ में आ गया? सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट अबाउट दीज? बेटा कंपाउंड्स के जो ये हैं, जो एक सिंगल पार्टिकल है, कंपाउंड अ बिगर मैटर, उसको भी अगर फर्दर डिवाइड करोगी तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? जैसे कि H2O, जैसे कि CO2। तो यहाँ पर भी तो एक से ज्यादा एटम कंबाइन है ना, तो ये क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। जैसे कि H2O क्या है? वो मॉलिक्यूल है, सिंगल पार्टिकल मॉलिक्यूल है किसका? कंपाउंड का। CO2 एक सिंगल पार्टिकल है किसका? कंपाउंड का, ठीक है। अब जो मैंने अभी ये पूरी पिक्चर बताई, इसको लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 जार्स, ठीक है। देखो फर्स्ट जार, लेट्स से इसके अंदर फिर से क्या है? सिल्वर। अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको, सिल्वर, पूरे जार के अंदर सिल्वर, इस पूरे जार के अंदर ऑक्सीजन गैस, और इस पूरे जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब पहले तो पूछा यहां पर इन 3 जार्स में से आइडेंटिफाई वेयर आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जल्दी बताओ बेटा, कंसेप्ट समझ में आ गया तो मुझे आंसर बताओ फटाफट टाइम स्टैम्प के साथ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जार, वेयर आर एलिमेंट एंड वेयर आर कंपाउंड्स? जल्दी बताओ। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। बेटा ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड जार, दीज आर द एलिमेंट्स। व्हाई? बिकॉज दीज बोथ आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। यहां पर CO2 दो अलग अलग एटम का कॉम्बिनेशन है यहां पर एक फिक्स्ड रेशियो में, सो दिस इज कंपाउंड। क्लियर? नाउ वेयर आर दी एटम्स? दिस वन, क्योंकि यहां पर सिंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं। वेयर आर द मॉलिक्यूल्स? ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये किसका मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल है एलिमेंट का। क्लियर? सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट एंड दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। अगर एक पार्टिकल CO2 को ले लो तो समझ में आया? व्हाट इज द एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? क्लियर? बेटा ये कंसेप्ट बहुत बेसिक है जिसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है। अगर ये समझ में आ गया ना, आगे जाके केमिस्ट्री बड़ी इजी लगेगी आपको, ठीक है। चलो मूविंग अहेड। सो लेट्स गेट इनटू डिटेल ऑफ एलिमेंट्स नाउ। क्या पढ़ा हमने एलिमेंट्स के बारे में? ईच एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, है ना। एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या मिल सकता है आपको? सिंगल स्टेट में मिलेगा तो उसको एटम बोलेंगे। लेकिन
most of the element cannot exist independently, so their atom combines together to form the molecule of the element. molecule of the element क्या हो सकते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओजोन, these all. समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट. क्या बोला ये बेटा? अगर लेट्स से सोडियम है, ये सोडियम का सिंगल वन पार्टिकल है तो सोडियम एटम होगा ये. और सिल्वर Ag, गोल्ड, गोल्ड का फॉर्म सिंबल होता है Au. याद करने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बता रही हूँ. देखो बेटा, ये सारे अलग अलग एटम हैं अलग अलग एलिमेंट के, तो इनकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग होगी. देखो गोल्ड की प्रॉपर्टी सिल्वर से बिल्कुल अलग होती है, तो उसके एटम की प्रॉपर्टी भी अलग होगी. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट. समझ में आया? नेक्स्ट, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. बेटा एलिमेंट को हम फर्दर ब्रेक डाउन करके कोई नया सब्सटेंस नहीं बना सकते. देखो एलिमेंट मैटर, उसको हमने ब्रेक डाउन करते रहे तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वाली स्टेज मिली जिसको क्या बोला जाता है? एटम. लेट्स से सिल्वर है, सिल्वर को हमने ब्रेक किया, लास्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिला आपको सिल्वर, जो कि सिल्वर की ही प्रॉपर्टी दिखाएगा. लेकिन आप चाहो कि सिल्वर को और ब्रेक कर दो, इस वन एटम ऑफ सिल्वर को और ब्रेक करके आपको फर्दर 2 डिवीजन मिल जाएं, पॉसिबल नहीं है. अगर वो आप फर्दर डिवाइड करोगे उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, तो सिल्वर की सारी प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाएंगी. Am I clear? तो किसी भी एलिमेंट को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते विदाउट लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. वाई? बेटा एलिमेंट का कांस्टेंट पार्टिकल क्या है? एटम. एटम के कॉम्बिनेशन से ही तो क्या मिल रहे हैं आपको? अलग अलग मॉलिक्यूल, उन्हीं से तो कंपाउंड होते हैं. क्लियर? सो बेसिकली हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं. और एटम किसका होता है? एलिमेंट का होता है. अंडरस्टूड? सो दैट्स वाई एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपको अलग अलग टाइप के सब्सटेंस मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स आर गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. अंडरस्टूड? नाउ अब बेटा जितने 118 एलिमेंट्स मैंने अभी बताए वो कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली यूनिवर्स में मिलेंगे, लेकिन हम उनको कहाँ पढ़ सकते हैं? बेटा वी कैन सी देम इन दिस पीरियोडिक टेबल. ये आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे आप सीनियर क्लास में. ठीक है, अभी के लिए सम फ्यू पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर. आउट ऑफ दिस ऑल 118 एलिमेंट्स, यहाँ इस पूरी पीरियोडिक टेबल में अभी 118 एलिमेंट्स हैं. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 118 एलिमेंट्स. ठीक है, आउट ऑफ दिस होल 118 एलिमेंट्स वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज. 2 आपको पहले से पता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. पढ़ा हुआ है ना, जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जिसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स. क्या है मेटेलॉइड्स? पहले तो है कहाँ वो देखते हैं. ये देखो, ये स्काई ब्लू कलर की स्टेयर दिख रही है यहाँ पर, ये वाली, दिस वन. ये स्टेयर में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? मेटेलॉइड्स हैं. इससे लेफ्ट हैंड साइड में ये जितना भी दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे मेटल्स. अगर राइट हैंड साइड में देखो तो सारे के सारे नॉन मेटल्स. और ये बीच वाले क्या हैं? मेटेलॉइड्स. वाई दीज आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स? बिकॉज दीज शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ. ये इंटरमीडिएट होते हैं, ना तो ये पूरी तरह से मेटल होते हैं ना तो ये पूरी तरह से नॉन मेटल होते हैं. ये दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी दिखाते हैं. सो दैट्स वाई दीज आर मेटेलॉइड्स. अंडरस्टूड? सो व्हाट वी गॉट टू नो अबाउट द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं तो एटम्स, अगर अपने आप से कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स. नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको पहले से पता है, 7th क्लास में डिटेल में पढ़ लिया था. अभी इस चैप्टर में आपको सिर्फ मेटेलॉइड की डेफिनेशन याद करनी है, दैट्स इट. ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन? Those elements which are having intermediate property between those of metals and non-metals, for example silicon and boron. बेटा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकते हैं. सिलिकन एंड बोरॉन याद कर लो इसको. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. नाउ हियर इन स्टेप फर्दर सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स आर गिवन. इंटरेस्टिंग है, पढ़ के मजा आएगा. देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर 118. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. नाउ मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. बेटा मैक्सिमम एलिमेंट सॉलिड स्टेट में मिलते हैं आपको. ठीक है, नाउ बाकी स्टेट कौन सी होती है? गैसियस एंड लिक्विड. सो 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट. आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स
only 11 elements are there which exist in the gaseous state at room temperature. और जो इतने भी gaseous state में elements मिलते हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं. इस बात को याद कर लो. जितने अगर कोई भी एलिमेंट गैसियस स्टेट में है इसका मतलब वो नॉन मेटल है. ठीक है. सो रूम टेम्परेचर ऑल विच आर नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन एटसेट्रा. ठीक है. फर्दर ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. कौन से हैं? उनमें से एक आपको पहले से पता है. कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? मर्क्यूरी. सो आउट ऑफ ऑल 118 एलिमेंट वन इज मर्क्यूरी. इसके अलावा एक और है ब्रोमीन. बेटा ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल. ठीक है. सो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म. क्लियर? ये आना चाहिए बेट, पक्का एग्जाम में आ सकता है ये. विच मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट? मर्क्यूरी. विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट? ब्रोमीन. ठीक है. चलो. Now here, although gallium and cesium, these are again 2 new elements for you. आपने ये नाम पहली बार पढ़ा होगा शायद. गैलियम एंड सीजियम ये 2 एलिमेंट हैं जो कि सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर. अब बेटा साइंस के हिसाब से रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. अदरवाइज नॉर्मल अगर देखा जाए तो रूम टेम्परेचर कितना भी हो सकता है ना. जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसी को रूम टेम्परेचर बोलेंगे. लेकिन साइंस में 25 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली इसको रूम टेम्परेचर माना जाता है. ठीक है. तो रूम टेम्परेचर पे जो गैलियम एंड सीजियम है वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. लेकिन थोड़ा सा का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कितना? अप टू 30 डिग्री सेल्सियस. 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अगर आ गए आप तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. सो हैं सॉलिड लेकिन बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाते हैं. अंडरस्टूड? और क्या देखो यहाँ पर, वन मोर इंफॉर्मेशन फॉर यू. More than 45 different elements like aluminum, copper, silicon, cobalt, lithium, gold, silver, etc. are used in manufacturing a mobile phone, including its screen, battery, and other components. बेटा मोबाइल स्क्रीन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर जिसमें आप डेली गेम खेलते हो जो आपके हाथ में रहता है, कितने एलिमेंट हैं इसमें? 45. Such a fascinating fact, isn't it? This is science. Correct? चलो. Now let's talk about compounds. What are compounds? These are formed when different elements combine in fixed ratio to form something entirely new. बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं और आपको एक बिल्कुल नया सब्सटेंस दे देते हैं, है ना. एग्जाम्पल हमने देख लिए. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड रेशियो? बेटा यहाँ पर जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड नंबर में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट वाटर या और NaCl. व्हाट इज NaCl? NaCl इज द कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, नमक, देश का नमक. उसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl. ठीक है. अब पहले इसको देखो. अगर वाटर मॉलिक्यूल आपको चाहिए तो इसमें केमिकली क्या कंबाइन होते हैं? 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का. H2O इज द फॉर्मूला. कहीं पर भी आप चले जाओ, अगर वाटर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा. H3O नहीं हो सकता, HO नहीं हो सकता, कुछ भी और नहीं हो सकता. So this is the fixed ratio, then only you will get this compound of water. Coming to salt, अगर आपको कॉमन सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए, तो उसका फॉर्मूला NaCl ही होगा. NaCl2 नहीं हो सकता, Na2Cl नहीं हो सकता, कुछ भी और नहीं हो सकता. NaCl 1:1 के रेशियो में ही ये दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं. सो दिस इज फिक्स्ड रेशियो. Am I clear? इसके लिए यहाँ पे एक दिया भी हो आपकी बुक में. Oh, this is really fascinating. Hydrogen is a fuel. Hydrogen gas is a fuel. Oxygen is a supporter of combustion. But water को देख लो. Whereas water extinguishes the fire. है ना. देखो सब कुछ अपोजिट है एक दूसरे के. जो हाइड्रोजन गैस है वो फ्यूल है. जो ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कंबशन को सपोर्ट करती है. लेकिन जब वो दोनों मिक्स हो जाते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, एक केमिकल कॉम्बिनेशन से वो नया प्रोडक्ट आपको देते हैं और वो फायर को उल्टा एक्सटिंग्विश कर देता है. Clear? So when you get a compound, it shows entirely different property. Understood? आगे देखते हैं. The properties of compounds are different from those elements forming the compounds. Example यहाँ पर दिया हुआ मैंने. The constituent elements of compounds cannot be separated by any physical method. जो इसके constituent particles होते हैं यानी constituent elements होते हैं उनको आप physical method से अलग नहीं कर सकते. Again water के electrolysis हमने देख भी लिया है. Clear? चलो मूविंग अहेड. नाउ बेटा शुगर इज अ कंपाउंड. इट इज अ कंपाउंड. इट्स मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स. बट हाउ कैन वी प्रूव दैट? इसके लिए अगेन देयर इज वन एक्टिविटी दैट यू हैव टू परफॉर्म हियर. पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन अ बॉइलिंग ट्यूब. आपको बॉइलिंग ट्यूब लेने. व्हाट इज बॉइलिंग ट्यूब?
बॉइलिंग ट्यूब इज अ वेरी स्मॉल वन, उसमें यूजुअली हम किसी सॉलिड को रख के हीट करते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू पुट टीस्पून ऑफ शुगर इन बॉइलिंग ट्यूब, हीट इट जेंटली एज शोन इन फिगर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब आप इसको बर्न करोगे, यानी इसको जब गर्म करोगे फायर के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? ऑन हीटिंग द शुगर टर्न्स ब्राउन, पहले वो हल्की सी ब्राउन होगी और बाद में जाके वो चार हो जाएगी, यानी बिल्कुल ब्लैकिश हो जाएगी, जल जाएगी। You will find small droplets of water inside the boiling tube near the open end. जहां पर ये ओपनिंग है, यहां पर आपको छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। नाउ अब ये वाटर के ड्रॉपलेट्स कहां से आए? हमने जो ये एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए बिल्कुल ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, वाटर कहीं नहीं है वहां पर। लेकिन जब हमने शुगर को बर्न किया, शुगर को गर्म किया, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। नाउ व्हाट इट शोज? इट शोज दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल क्या है? वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O। तो इससे क्या पता पड़ रहा है? H2O अगर यहां बना तो कहां से बना? शुगर के अंदर से ही तो पार्टिकल्स आए होंगे, तो इसका मतलब शुगर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जल के यहां पर आपको ये दिया है चारकोल, एंड चारकोल इज हैविंग ऑल कार्बन, सो यानी इसके अंदर कार्बन भी है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को करके देखते हो, थ्योरेटिकल मैंने समझा दिया। देखो, सो हियर दिस इज द टेस्ट ट्यूब, आई हैव टेकन हियर शुगर इन दैट, बिल्कुल ड्राई टेस्ट ट्यूब है, इसमें डाल दिया। अब देखो गर्म कर रहे हैं। नाउ सी, फर्स्ट इट इज टर्निंग लिक्विड ब्राउन। नाउ धीरे धीरे देखो आगे क्या होगा। इसको अगर बर्न करते रहेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, चारकोल टाइप बन जाएगा। नाउ ऑब्जर्व द वाटर ड्रॉपलेट हेयर, आई होप दीज आर विजिबल। प्रॉपर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बेटा यहाँ पर। ये वाटर ड्रॉपलेट्स आर कंफर्मिंग दैट दिस sugar was having hydrogen and oxygen inside its molecule. Clear? चलो आगे देखते हैं. So what is the inference out of this activity? Since we are heating the tube, the water must have come from the dry sugar, not from the air. बेटा टेस्ट ट्यूब के अंदर हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और अगर हमको एयर से भी तो वाटर वेपर्स मिलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स मिलती है ना, लेकिन वो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, वहां पर टेम्परेचर कम होना चाहिए तब मिलते हैं. यहां पर तो हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो तो नहीं है, तो यानी ये कहां से आए? ये आपके शुगर के पार्टिकल से ही आए हैं. क्लियर? सो sugar decomposes on heating and gives carbon and water. Carbon is C, water is H2O. So as we know, water consists of hydrogen and oxygen. Hence, sugar cannot be an element. इससे ये पता पड़ता है कि शुगर एक एलिमेंट नहीं है. वो क्या है? वो है एक कंपाउंड, क्योंकि वहां पे अलग अलग एलिमेंट का एक कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, जो कि हमको डिसोशिएट होते हुए दिख रहा है ऑन हीटिंग. Am I clear? Understood? चलो. Moving ahead, now here it must be stated that sugar is a chemical compound consisting of elements carbon, hydrogen and oxygen. ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है. चलो moving ahead, now let's differentiate between mixture and compounds. बेटा मिक्सचर, इसमें भी तो हम 2 या 2 से ज्यादा टाइप के जो कंपोनेंट्स थे उनको मिक्स कर रहे थे. यहां पर भी हम 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, राइट? लेकिन ये मिक्सिंग कैसी थी? ये मिक्सिंग थी फिजिकल, और ये मिक्सिंग हो रही है केमिकल. ये वाली मिक्सिंग थी किसी भी रेशियो में, ये मिक्सिंग थी प्रॉपर फिक्स्ड रेशियो में. ठीक है, अब ये थ्योरेटिकल है, अगेन इसको आपको प्रूव करके दिखाना है, तो यहां पर करना है फिर से आपको क्या? एक्सपेरिमेंट. इतने सारे एक्सपेरिमेंट है बेटा यहां पर आपके बुक में, देखो. सो व्हाट यू डू हियर, टेक 5.6 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स. आयरन फिलिंग आपने पहले से देखा होगा, अगर मैग्नेट वाला कोई चैप्टर पढ़ा है तो, है ना? तो आयरन फिलिंग्स यानी आयरन के इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर पाउडर ऑन वॉच ग्लास. मिक्स देम थॉरली इन द वॉच ग्लास. लेबल दिस मिक्सचर एज सैंपल ए. ये आपका आयरन फिलिंग, ये सल्फर, इन दोनों को मिक्स करना है और उसको बनाने लिया सैंपल ए. फर्दर क्या करना है आपको? फाइंड आउट दैट दिस इज अ यूनिफॉर्म और अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर. अभी करके देखेंगे तो फिर हम इसका आंसर बताएंगे कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक है, आगे देखो. नाउ व्हाट यू टू डू हियर, here take the half of the sample A in a china dish. जो भी आपने मिक्सचर बनाया उसका हाफ सैंपल आपने चाइना डिश में लेना है और इसको गर्म करना है. Gently heat it with continuous stirring until black mass is formed. Let the content of the china dish cool. Place this black mass in a mortar and pestle. Grind and with the help of pestle. Now put it in another watch glass and label it as sample B. ये जो आपको मिक्सचर मिले, यहाँ पे जो आपको मिलेगा, इसको हीट करने के बाद उसको आपको अलग से निकालना है, एक वॉच ग्लास में रखना है और उसको सैंपल बी लेबल कर देना है. ठीक है,
अब करके देखते हैं ये सब, ये तो पढ़ लिया सारा। नाउ इज दिस इज अ मिक्सचर और कंपाउंड, इसका आंसर हम बाद में करेंगे। देखो एक्टिविटी, सो हियर दिस इज द चाइना डिश, सल्फर पाउडर इसमें डाला। नाउ आई एम टेकिंग आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स देखो हियर दीज आर द आयरन फिलिंग्स, डाल दिया। अब इसको हम पूरा मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। मिक्स करा तो आपको इस टाइप का एक सैंपल मिलेगा, ठीक है। इसमें से हाफ सैंपल को मैंने इस पेट्री डिश में ट्रांसफर कर लिया, बाकी को मैं इसी में गर्म कर रही हूं। देखो मैंने इसको फ्लेम में प्रॉपर गर्म किया तो क्या दिख रहा है, ये धीरे धीरे मेल्ट सा हो रहा है कुछ, और लास्ट में आपको प्रॉपर क्या मिलेगा, इस टाइप का ब्लैक मास। क्लियर? सो ये हो गया आपका सैंपल ए और ये हो गया आपका सैंपल बी, ठीक है। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपको पहले तो ऑब्जर्व करना है इनका अपीयरेंस। ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है, ये मिक्सचर है कि नहीं है पहले तो, और अगर है तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, और ये जो आपको मिला ये क्या है। सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज ऑल क्वेश्चंस। सो हियर दिस इज सैंपल ए, दिस इज सैंपल बी। अब मुझे यहां बताओ बेटा सल्फर पाउडर का कलर क्या था, येलो। जब मैं इसको निकाल रही थी हमने देखा होगा येलो। आयरन फिलिंग का कलर क्या था, ब्राउनिश ब्लैक। अब जब हमने मिक्स किया तो इसमें साफ देख के पता पड़ रहा है ना कि येलो अलग सल्फर है और यहां पे जो ब्लैक ब्लैक है वो सारा का सारा आयरन फिलिंग है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। और जहां पर हमको फिजिकली दिखाई दे रहा है सब कुछ, इसका मतलब ये क्या है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सिर्फ फिजिकली आपस में मिक्स हो गए। क्लियर? अब मुझे ये बताओ ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, जल्दी से। अगेन बेटा बी इंटरेक्टिव, टेल मी इन द कमेंट्स ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। कंसेप्ट पता है तो आंसर ही पता होगा। बेटा यहां पर ये जो पार्टिकल्स है वो हमें दिखाई दे रहे हैं आंखों से, और जहां पर आंखों से चीज दिखाई दे तो वहां पर हमेशा नॉन यूनिफॉर्म ही मिक्सचर हो सकता है। यूनिफॉर्म कब मिलता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में आ जाए जो सब्सटेंस है वो। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ऑफ सल्फर एंड आयरन, फॉर ये सिंबल पता होना चाहिए, इतना पढ़ रहे हो डिटेल में। तो सल्फर इज एस एंड आयरन इज Fe। सो यहां पर क्या हुआ, सल्फर एंड आयरन आर विजिबल, प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं दोनों। इट्स कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टी, जो कलर था जो भी उनकी प्रॉपर्टीज थी वो रिटेन है। अब प्रॉपर्टीज कैसे रिटेन है वो भी हम देखेंगे आगे। एंड देयर ब्लैक एंड येलो कलर पार्टिकल कैन बी सीन क्लियरली एंड दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। समझ में आ गया? नाउ यहां पर आ गए। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको पता है कि सल्फर और आयरन से ये बना है, लेकिन दिखाई दे रहे हैं क्या अभी? इसमें आप सल्फर और आयरन को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। यहां पर कोई भी ट्रेस नहीं है, कोई बता नहीं सकता इसको देखिए, अगर आपने प्रोसेस को ना देखा हो तो कोई नहीं बता सकता है कि सल्फर या फिर आयरन से मिलकर बना हुआ है। एंटायरली न्यू चीज लग रही है। यहां पे हुआ क्या बेटा, यहां पर हो गया है आयरन एंड सल्फर के बीच में केमिकल रिएक्शन। हीट जब हमने प्रोवाइड करवाई, इसको हीट किया, तो ये दोनों केमिकली कंबाइन होके अब बन चुके हैं वन एंटिटी जिसका नाम है फेरस सल्फाइड। इसको आयरन सल्फाइड ही बोलते हैं, ठीक है, अभी के लिए आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ सल्फर एंड आयरन आर नॉट विजिबल। वी ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर आर नॉट आर सेम थ्रू आउट। पूरे के पूरे यहां पर सब कुछ में सेम आपको कलर और टेक्सचर दिख रहा है। दिस ब्लैक मास ऑब्टेन्ड इज अ सैंपल बी एंड दिस इज आयरन सल्फाइड। ये रिएक्शन, ये नाम एग्जाम में 100% वाले क्वेश्चन है आएंगे, ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। आयरन प्लस सल्फर को अगर हीट कर दो तो क्या मिलता है, एक न्यू कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। Am I clear? Now, अब इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग कैसे हैं, तो इसके लिए आपको करना है यहां पर मैग्नेट टेस्ट। नाउ इफ यू नो आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, सो इट गेट्स अट्रैक्टेड विद द मैग्नेट। तो यहां पर दोनों ही सैंपल ए और सैंपल बी के पास हम बार मैग्नेट लेके जाएंगे और हमको देखना है कि कहां पर आयरन अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो करके देखते हैं। दिस इज सैंपल ए, बार मैग्नेट, ये देखो क्या हुआ, सारे के सारे आयरन फिलिंग्स दे आर नाउ अटैच्ड टू वन ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट। अब यही चीज हम यहां करके देखेंगे, देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सो व्हाट इट शोज दैट इन सैंपल बी जो आयरन था उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी लूज कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसने सल्फर के साथ कंबाइन करके एक एंटायरली न्यू प्रोडक्ट दे दिया है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो न्यू प्रोडक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होंगी उनसे बिल्कुल अलग होती हैं। Am I clear? सो देखो यहां पर
In sample A, on bringing magnet near sample A, the iron fillings gets attracted towards the magnet. Hence, iron and sulfur can be separated. हम यहां पर फिजिकल प्रोसेस से इनको सेपरेट कर पा रहे हैं, लेकिन यहां पर it is not attracted by the magnet, so we cannot separate the constituent particle by any physical means. Clear? So the new substance has completely different properties and iron and sulfur can no longer be separated. Understood? चलो आगे देखते हैं. Now there is one more test, that is gas test. बेटा इस पूरे चैप्टर में जितने भी एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ एक ये टेस्ट है जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म करके नहीं दिखाया है, बिकॉज यहाँ पर जो एक गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज पॉइजनस, उसको प्रॉपर लेबोरेटरी कंडीशन में ही करना चाहिए, दैट्स व्हाई. ठीक है, देखो यहाँ पर सैंपल ए, इन दिस टेस्ट ट्यूब यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl. बेटा सैंपल ए कौन सा था? मिक्सचर वाला, जहां पर जो आयरन और सल्फर हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अपनी अपनी रिटेन है. ठीक है, तो इस पूरे मिक्सचर को आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें डालना है डाइल्यूट एसिड. यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, आप कुछ दूसरा एसिड भी ले सकते हो. ठीक है, अब HCl से ही करके देखते हैं तो होगा क्या. यहाँ पर डाइल्यूट HCl जो आपने डाला ये सल्फर से रिएक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ किससे रिएक्ट करता है? ये आयरन से रिएक्ट करता है, क्योंकि आयरन एक मेटल है. आयरन यहां पर हाइड्रोजन को किक करके क्लोरीन के साथ आगे जुड़ जाता है. सो आयरन कंबाइंस विद द क्लोरीन एंड गिव्स यू आयरन क्लोराइड. क्या देता है? आयरन क्लोराइड. प्लस यहां पर प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस. बेटा मैंने क्या बताया था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट गायब नहीं होता. अगर आयरन ने क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो हाइड्रोजन कहां जाएगी? हाइड्रोजन अपने आप से कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकती है. और अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट है वो मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट. इस टेस्ट ट्यूब के पास आपको क्या लेके जाना है? बर्निंग कैंडल. तो आपको इस तरीके से पॉप साउंड सुनाई देगा, पॉप पॉप. So this is confirming the presence of the production of hydrogen gas during this reaction. ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब में यहां पर नीचे पूरा येलो पाउडर नीचे का सेटल हुआ मिल जाता है. जो येलो कलर है सल्फर का वो आपको दिखाई देगा, वो बताएगा कि यहां पर सल्फर इज नॉट रिएक्टिव. Am I clear? So सैंपल ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सैंपल ए में जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? यहां पर प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एसिड ने सिर्फ आयरन से रिएक्ट करा, सल्फर से नहीं करा. Am I clear? और इसकी कंफर्मेशन कैसे हुआ? पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट से. ठीक है, द गैस इज कलरलेस, हैज नो स्मेल एंड बर्न्स विद अ पॉप साउंड. सो इट इज अ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है और उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती. ठीक है, सल्फर ऑन द अदर हैंड इज लेफ्ट एज येलो सॉलिड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. दिस शोज दैट सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So this is sample A. Now coming to sample B. Sample B again इसको टेस्ट ट्यूब में डालना है and add few drops of dilute HCl. अब बेटा sample B के अंदर क्या है? sample B के अंदर आयरन और सल्फर नहीं है. sample B के अंदर है आयरन सल्फाइड. यहाँ पर अलग अलग एंटिटी नहीं है, यहाँ पे एक नया कंपाउंड है आयरन सल्फाइड. इसके साथ जब हम डाइल्यूट HCl को ऐड करते हैं तो ये पूरा का पूरा इसके साथ रिएक्ट करता है. तो आयरन फिर से वही काम करेगा. आयरन यहाँ पे फिर से क्लोरीन के साथ आके कंबाइन करेगा. वो तो आयरन का काम ही है, उसको हाइड्रोजन से बड़ी दुश्मनी है, वो हमेशा हाइड्रोजन को धक्का मार देता है. तो हाइड्रोजन को धक्का मारेगा तो बनाएगा यहाँ पर क्या? आयरन क्लोराइड, दैट इज फॉर श्योर. लेकिन अब यहाँ पर जो H बचा, जो हाइड्रोजन बचा, अब उसके पास कंबाइन करने के लिए सल्फर है. इससे पहले वाली रिएक्शन में कुछ नहीं था, क्योंकि सल्फर वहां अकेला था, अलग से था, तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा था. लेकिन यहां पर बेटा आयरन सल्फाइड था. आयरन ने अब सल्फर का साथ छोड़ दिया, सल्फर बेचारा अकेला हो चुका है यहां पर. तो यहां पर यह हाइड्रोजन फट से सल्फर के पास आके कंबाइन कर जाता है. तो यहां पर जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज H2S गैस. इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. इसकी स्मेल कैसी होती है? जैसे रॉटन एग होता है, जो सड़ा हुआ एग होता है ना, वैसी वाली. यस, बहुत बुरी स्मेल होती है एंड दैट इज द पॉइजनस गैस. इसी की वजह से मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था यहाँ पर. ठीक है, देखो. So here what you got hydrogen sulfide gas. The gas is colorless and has a rotten egg like odor. और वैसे भी मैं अगर ये एक्सपेरिमेंट करती भी तो ये मैं आपको ओडर तो नहीं सुंघा सकती थी, है ना, वो उसका कोई तरीका नहीं है मेरे पास. So that's why. ठीक है, so यहां पर सैंपल बी में कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. कैसी स्मेल होती है? रॉटन एग स्मेल. इनके नाम से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा एग्जाम में.
ये पता होना चाहिए। चलो, सो ब्रिंगिंग लाइटेड कैंडल नियर द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, नो पॉप साउंड। अगर यहां पर कंफर्मेशन करने के लिए कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, हम कैंडल लेके आएंगे तो आपको पॉप साउंड नहीं सुनाई देगा। इससे क्या पता पड़ा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हुई, कुछ और गैस प्रोड्यूस हुई, और वो रॉटन एग स्मेल कंफर्म कर रही है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, सो सैंपल बी, आयरन सल्फाइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन क्लोराइड and hydrogen sulfide gas. Am I clear? So this activity, this whole experiment tells the difference between a mixture and a compound. Understood? चलो फटाफट से समराइज करते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये एग्जाम में आ सकता है 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन में। कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, किसके? ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। सो फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements in a fixed ratio. मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय फिजिकली मिक्सिंग 2 or more substances in any ratio. बेटा यहां पर कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है? एलिमेंट्स का हो रहा है, फिक्स्ड रेशियो में हो रहा है। यहां पर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है, यहां पर सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है किसी भी रेशियो में। पहला डिफरेंस। नेक्स्ट, कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। यहां पर कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड मिलेगा। वाटर कॉम्पोजिशन H2O, NaCl मैंने बता दिया। यहां पर जो मिक्सचर है उसका वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकता है। हमने इनिशियली पोहा और स्प्राउट्स का एग्जांपल भी देखा था, है ना? उसका कॉम्पोजिशन मर्जी है, जिसको नमक कम खाना है वो नमक कम डालेगा, जिसको ज्यादा खाना ज्यादा डालेगा, दिस टाइप। नेक्स्ट, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में फॉलो होते हैं। दीज आर इम्प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस इज नेचर। अगर कंपाउंड मिलेगा आपको, जैसे वाटर है H2O मिलेगा, तो जहां पर भी वाटर होगा हर जगह पर H2O के ही मॉलिक्यूल होंगे ना, सो दैट्स व्हाई होमोजीनियस। यहां पर ये मिक्सचर जो है वो होमो और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं। बेटा होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, सो होमोजीनियस मतलब सेम टाइप कंपोजिशन मिलता है। होमो, ये जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस यानी हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म, और यहां पर हेट्रोजीनियस का नॉन यूनिफॉर्म। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, देखो, कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर आपको कंपाउंड मिल गया तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे वो मिलके बना है, यानी जो एलिमेंट जिनसे मिलके बना है, उनसे उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। मिक्सचर में द फॉर्मिंग मिक्सचर रिटेन्स देयर प्रॉपर्टीज। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे मिक्सचर बना है उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन होती है। Am I clear? समझ में आ गया? चलो मूविंग अहेड। नाउ हाउ डू वी यूज दिस एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर? जो हम ये पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में बेटा, इनका यूज कहां पर है? कहां यूज है बताओ? एवरीवेयर इन आवर लाइफ वी आर यूजिंग दीज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आप फूड आइटम से देख लो, ज्वेलरी से देख लो, अपने अराउंड जितने भी, अभी मोबाइल का एग्जाम्पल भी देख लिया था हमने, है ना? तो एलिमेंट्स का यूज कहां होता है? जो नेटिव फॉर्म जैसे ज्वेलरी है वहां पर सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, है ना? अभी देखो एग्जाम्पल, एलिमेंट्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम आर यूज टू कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स। आयरन कंस्ट्रक्शन बहुत यूज होता है। कॉपर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसमें क्या यूज होता है? कॉपर, अगेन एलिमेंट। ठीक है, बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स केमिस्ट आर एबल टू इन्वेंट द लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड वैक्सीन टू फाइट द डिजीज। बेटा जितने भी हम मेडिसिन यूज करते हैं वो क्या है? दे आर ऑल द कंपाउंड्स। वहां पर अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मिक्स करके इतने सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं, है ना? नाउ fertilizers again which we are using in the soil to enhance the fertility, again they are the compounds that we are using. इसके अलावा engineers and material scientists are using the compounds and mixtures to design the new material which enhance properties with unique properties. इसके अलावा एग्जाम्पल क्या है इसके? एलॉय, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, आगे देखो। नाउ हियर अ स्टेप फर्दर में बहुत अच्छी डिटेल दी हुई है बेटा। एन एग्जाम्पल ऑफ वंडर मटीरियल developed by the material scientist is graphene. ग्राफीन एरियोजेल बोलते हैं इसको। क्या है ये बेटा? ये ग्राफीन एरियोजेल इतना लाइट होता है कि ये ग्रास के ऊपर भी एक इसकी लेयर आराम से बैठ सकती है, ग्रास हिलेगी भी नहीं, इतना लाइट होता है, एयर से भी लाइट। और ये सिंपल सिंगल 1 लेयर ऑफ कार्बन से बना होता है। अब कभी डिटेल इसका सीनियर क्लास में पढ़ोगे। सो ग्राफीन एरियोजेल, दिस इज डेवलप्ड बाय द मटीरियल साइंटिस्ट. This is made from carbon and it is said to be the lightest material on the earth. Earth में सबसे lightest material है ये, सोच लो. It is so light that even grass can hold it. It is highly porous, therefore has high absorbing capacity. For this reason, it can be potentially used as an environmental cleaner.
बेटा इसकी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या कर सकता है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। सो यहाँ पर ये एज ए इन्वायरमेंटल क्लीनर यूज हो सकता है। क्लियर, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। For example, to clean up oil spills in both seas and lands, it is useful in fabricating energy saving devices, especially coating for the buildings. अब ये डिटेल कभी सीनियर क्लास में जाके पढ़ोगे आप। अभी क्या समझना है आपको, that this is the wonder material। क्या है इसका नाम, इसका नाम है ग्रेफीन एरियोजेल। किस चीज से बना हुआ है, कार्बन से। क्या यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी, that it is the lightest material on the earth। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। Now what are minerals? This is the last topic of this chapter. बेटा minerals क्या होते हैं and how they are related to elements and compounds, this you have to understand here. ठीक है, now अब मैंने आपको क्या बताया था, एलिमेंट्स, मैक्सिमम एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में, राइट। अब अगर कोई चीज सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको कहां से मिलेगी, वो आपको नेचर में कहां से मिलेगी, अर्थ क्रस्ट से, इजंट इट। तो जब एलिमेंट अर्थ क्रस्ट से हम निकालते हैं या तो प्योर फॉर्म में या तो केमिकली कंबाइंड फॉर्म में, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। ठीक है, देखो मिनरल्स आर द नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ एंड दे हैव अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन। फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन कब होगा, जब वो कंपाउंड वाली फॉर्म में मिल रहे हैं, यानी वो केमिकली कंबाइंड वाली फॉर्म में मिल रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, तो वो प्योर फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है प्योर फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है नेटिव मिनरल। व्हाट आर नेटिव मिनरल, विच आर प्योर एलिमेंट नॉट कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नॉन रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल बताए थे, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, है ना। सो सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, कार्बन, ये सारे अगर हम अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे तो मैक्सिमम आपको प्योर स्टेट में मिलते हैं, और उसको क्या बोला जाएगा, उस टाइप के मिनरल को नेटिव मिनरल। अंडरस्टूड। इसके अलावा और कौन से मिनरल होते हैं बेटा, इसके अलावा जो मिनरल होते हैं वो कंपाउंड फॉर्म में आपको मिलते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल वही देखो क्या क्या है, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका, पायरोक्सिन, ओलिवाइन, टैल्क, ये एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, एटलीस्ट नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन आपके सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो देयर नेम एंड देयर यूज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंपाउंड, मीन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। एग्जाम्पल cement. Cement is made up from calcite, quartz, alumina, iron oxide, which are mineral or the obtained from the minerals. ये जो क्या क्या नाम लिए हुए हैं देखो, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को छोड़ दो, लेकिन बाकी सारे क्या हैं, ये अपने आप में मिनरल हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है आपको, सीमेंट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखो टैल्कम पाउडर, जो हम पाउडर यूज करते हैं गर्मियों में, वो वाला टैल्कम पाउडर, दैट इज मेड फ्रॉम द मिनरल टैल्क। Got it? So these are some of the uses that you should know about the mineral. Understood? Chalo. With this, we are done with this chapter. I hope you were able to understand this chapter in a comprehensive way. But still, having any doubt or facing any difficulty, comment. I will revert back there. ठीक है? Chalo. See you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.